ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर जो कि है कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर्स नाम तो तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा इसका, या सुना पहले होगा लेकिन पता नहीं होगा ना। तो कैपेसिटर्स होता क्या है ना, किस चीज से जो है वो कैपेसिटर बनते हैं। तुम लोगों ने रूटीन में कभी कैपेसिटर या कंडेंसर कुछ नाम सुना है? रूटीन में कभी कोई बिजली वाला घर पे काम करने आया हो उसके मुंह से सुना हो? कंडेंसर सुना है? यस सर। सुना है ना, वो पंखे में लगता है। यस सर, पंखे वाला, फ्रिज में लगता है, हाँ एसी में लगता है, बहुत हर चीज में। राइट, तो उस वो कंडेंसर एक्चुअली वो कैपेसिटर ही होता है। कभी अगर मौका मिले तो उस कैपेसिटर के ऊपर रीडिंग देखना है ना, वहां पे कुछ रीडिंग लिखी होती है जिसका यूनिट होता है फैरेड। ठीक है, जैसे उसमें रीडिंग लिखी होगी लेट्स से 32 माइक्रो फैरेड है ना, या 72 माइक्रो फैरेड, ऐसे कुछ लिखा होता है उस पे, 36 या 72 माइक्रो फैरेड कुछ करके ऐसे लिखी होती है रीडिंग्स उस पे। राइट, तो जनरली जो घरों में अप्लायंसेस में कैपेसिटर्स यूज होते हैं वो माइक्रो फैरेड्स में होते हैं। फैरेड है कैपेसिटेंस का यूनिट। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो कंडेंसर्स ही कैपेसिटर्स होते हैं। और ये कैपेसिटर्स है क्या चीज? कैपेसिटी, कैपेसिटर्स जो हैं, कंडेंसर्स जो हैं, ये एक्चुअली बेसिकली जो हैं दीज आर चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइसेस हैं। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखे उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है जी, और वो चार्ज कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है, कितना कम स्टोर कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे। तो कैपेसिटर जो है दैट इज बेसिकली डिनोट्स के हाउ मच कैपेसिटी डज दैट डिवाइस हैव टू स्टोर द चार्ज। जितना ज्यादा बड़ा वो साइज में, लेट्स से मैं मान लो अगर एक 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 स्फीयर ले लो, एक स्फीयर ले लो, मैं डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ले लो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, एक स्फीयर ले लिया तो उसमें मैं चार्ज डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज उस पर जितना ज्यादा चार्ज डालता जाऊंगा उस पर उतना चार्ज आता रहेगा, और एक लिमिट तक ही चार्ज उस पर डाल सकते हैं, उसके बाद तो फिर डिस्चार्ज, मतलब वो क्या बोलते हैं, पटाखे से मारने शुरू कर देता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तुम लोगों ने शायद कोरोना डिस्चार्ज करके एक चीज सुनी होगी फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो वो जो है एक लिमिट तक चार्ज को जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, बड़ा कंडेंसर, बड़ा जो है स्फीयर ले लेता हूँ, तो वो ज्यादा स्टोर कर पाएगा। हाँ कि ना, साइज पे डिपेंड, साइज पे, है ना। तो जो है कैपेसिटर जो है वो अलग अलग साइज पे डिपेंड करता है, और ऐसी दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बनते कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। और इनमें फिर चार्ज अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। कैपेसिटी अगर किसी चीज की बढ़ानी है, कम करनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत चीजें हैं इसमें करने वाली। फिर इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी होगा, सीरीज पैरेलल, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में किया था, सीरीज और पैरेलल, तो वो चीजें भी हैं, राइट। चैप्टर की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता ही आता है, एंड अगर मैं कंपटीशन में बात करूं तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो वी कांट जस्ट स्किप दिस, है ना। ओवरऑल परसेंटेज तो तुम लोगों को पता ही है कि +2 में से ओवरऑल अराउंड 60% आता है, एंड +1 में से 40, मतलब 55 to 60% +2 में से आता है, एंड 40 to 45% +1 में से आता है नीट में। ठीक है, मतलब वैसे जेई में भी ऐसे ही परसेंटेज रहता है, तो इसलिए +2 की वेटेज हल्की सी +1 से जो है वो ज्यादा रहती है। तो +2 के जो चैप्टर्स हैं दे आर अ बिट मोर इंपॉर्टेंट देन +1, राइट। चलो जी शुरू करते हैं, हेडिंग बनाएंगे।
चैप्टर का नाम डाल लो, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे दैट इज कैपेसिटेंस। ये क्या हुआ? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, यहां पे ना एक सिग्निफिकेंस है आइसोलेटेड लिखने का भी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या बताया मैंने अभी, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। राइट, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो उस कंडक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब कंडक्टर आइसोलेटेड कंडीशन में पड़ा है या उसके आसपास कोई और कंडक्टर भी पड़ा है, उस पर भी डिपेंड करती है। राइट, वो कुछ देर में बताता हूं कि कैसे डिपेंड करती है। राइट, तो फिलहाल हम जो कैपेसिटेंस कर रहे हैं वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। मतलब हमने जो सपोज स्फीयर ले रखा है, तो वो स्फीयर है उसके आसपास, उसके नजदीक में कुछ और नहीं पड़ा है, हमारे पास सिर्फ एक स्फीयर है या कोई भी कंडक्टर है। अच्छा, अगर मैं क्या कोई चार्ज और उसकी पोटेंशियल, चार्ज ऑन स्फीयर एंड पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर में कोई रिलेशन है? यस सर। यस सर। अगर मैं चार्ज बढ़ा दूंगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो बढ़ जाएगा। जाएगा। नहीं, बढ़ेगा। 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 अरे पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है रे? सर याद आ K गया। by R। k q by r, राइट। तो q जो है वो बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, तो उसकी पोटेंशियल भी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो मान लो इधर मैं, चाहे तुमने स्फीयर बना लो या अदरवाइज हम जनरल अगर बात कर लें, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी एक आइसोलेटेड सा कंडक्टर पड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो कुछ चार्ज है Q और उसका पोटेंशियल है V, राइट। द पोटेंशियल of an isolated conductor is directly proportional to the charge on that conductor. That is, V is directly proportional to Q, और हम ये भी बोल सकते हैं Q is directly proportional to V। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कुछ नहीं बट कैपेसिटेंस है, Q is equal to CV। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब यूं समझ लो हर जगह यही लगेगा। ये जनरल फॉर्मूला है हर एक टाइप ऑफ कैपेसिटर के लिए, हर एक कोई भी शेप हो कुछ भी हो, ये हर एक के लिए लगता ही लगता है। Here C is the सर बोलो। सर ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਲਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। फ्लिकर कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਲਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, मतलब I don't think that would mean कि रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ होगी। सबकी है सर, वो ज्यादा हमेशा ही आती है। यस सर, ऊपर नीचे होता रहता है, उसने नोटिस कर लिया होगा। हाँ मेरे स्क्रीन में भी हो रहा है। ऐसे ही होता होगा यार, पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसे ही होते सर। ऐसे ही होता है ऑब्वियसली। चलो ठीक है Here C is the capacitance of
द कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस को साइड में लिख सकते हैं चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम कैपेसिटेंस के बारे में। SI यूनिट ऑफ C कैपेसिटेंस इज, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है कैपेसिटेंस का, कैपिटल C, राइट? डोंट यूज स्मॉल c, इट इज कैपिटल C। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड और इसका सिंबल है कैपिटल F। कैपेसिटेंस इज अ, सर हाँ जी बोलिए। सर चार्ज स्टोर करता है तो फिर इसका काम क्या होता है? एनर्जी देना बस? हाँ, वो बाद में पता लगेगा एक्चुअली, अभी नहीं। ओके सर। C is a scalar quantity and डायमेंशन ढूंढो जरा इसकी क्या होगी। ये डायमेंशन ऑफ C आ गई थी एक बार नीट में। सर m-1 A2 L-2 T4। बहुत बढ़िया, गुड। जैस्मीन, राइट? यस सर। निकल गई सबकी डायमेंशन। इट इज m-1 L-2 T4 and A2। इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू Q बाई V। Q को लिख सकते हैं AT I इंटू T, राइट? एंड V को क्या लिखेंगे? W/Q। राइट, W बाई Q। तो Q को दोबारा फिर ऊपर Q स्क्वायर हो गया एक्चुअली, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W। ठीक है, तो इट इज A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W। वर्क डन का डायमेंशन इज ml2T-2। ml2T-2। तो बस ये बन गई। ठीक है, अब इसके बाद फैक्टर्स जिन जिन पे ये डिपेंड करता है, उनमें से एक फैक्टर मैं तुम लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, वो हमें समझ भी आ गया। उसमें दो फैक्टर और हैं जिनकी चर्चा हम एक दो लेक्चर्स के अंदर अंदर कर लेंगे। तो फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो एक तो अभी हमने क्या किया, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? साइज पे। साइज पे, राइट? तो वन इज एक्चुअली शेप पे भी करती है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये ना हम अलग अलग शेप्स के लिए कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस को डिराइव भी करेंगे, तो फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि शेप के साथ भी कैसे ये वेरी करती है। स्फीयर के लिए करेंगे, प्लेट्स के लिए करेंगे, है ना, सिलेंड्रिकल के लिए करेंगे। तो इन सब शेप्स के लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे, तो अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा। तो शेप पे डिपेंड करती है। साइज ऑब्वियसली जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा वो चार्ज जो है वो स्टोर कर पाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। दूसरी जो चीज है ना, ये अपने सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करती है। किस में रखा हुआ है, हवा में है, पानी में है, किस में है, डाइलेक्ट्रिक पे
डिपेंड करती है। उसकी चर्चा जो है अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है पूरा, ठीक है। तो तब ये समझ में भी आ जाएगा कि क्यों होता है। तो सेकंड इज ऑन सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। एंड थर्ड इज presence of other conductors near it। तो ये हम कर चुके हैं डिस्कस, इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे थर्ड पॉइंट को, और सेकंड पॉइंट आएगा 2-3 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। तो ये हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हमने जस्ट इनके फैक्टर्स जो है वो लिख ली, एक जगह जॉट डाउन कर लिए, राइट। तो फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ पॉइंट लिख सकते हैं, डिपेंडेंसी कैसे है वो हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है जी, चलो ये तो था एक ओवरव्यू कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो क्या मुझे उस चार्ज को देने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, या ऐसे ही मतलब करना पड़ेगा सर। क्यों करना पड़ता है वैसे? कैन एनीवन मतलब हैव गिव मी एक्सप्लेनेशन, कोई वाइल्ड गेसेस, कुछ भी। एक मेरे पास कंडक्टर है, उसको मुझे लेट्स से चार्ज देना है, लेट्स से 10 ई चार्ज देना उसको, तो क्या मुझे उस पर वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या उठा के बस दे दो अपने आप ही हो जाएगा काम? करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा सर। करना तो पड़ेगा, ये बात तो तय है कि करना पड़ेगा, लेकिन किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्यों करना पड़ेगा? सर एक गैस लगाऊं हाँ गैस लगाओ चलो। डिफरेंस कि जो कंडक्टर के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन्स के मतलब ये 10 ई को लेके आएंगे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली सपोज 10 ई हमें चार्ज देना है, पहले इसको 1 ई दिया, बच गया 9 ई। फिर जब दूसरा ई देने लगेंगे इसको, तो ये ई और ई क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे इस चार्ज को इसके ऊपर बिठाना है, फिर तीसरे को बिठाना है, फिर चौथे को बिठाना है, ऐसे करके मेरे को एक कुछ ना कुछ वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। अब जितना वर्क डन करूंगा, कर दिया, निपट गया काम, उसको 10 ई चार्ज दे दिया, ठीक है। तो वर्क डन किधर गया वो? सर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। यस, वेरी गुड। वो किस में स्टोर हो गया? वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अरे हाँ के ना? यस सर। यस बहुत बढ़िया। तो अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए यार। सर हाँ जी। सर अगर इसी में पॉजिटिव चार्ज देना होता उसको? हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी दे दो, ये पॉजिटिव ही था वैसे तो, लेकिन उससे फर्क नहीं ना पड़ता कोई भी। मुझे 10 क्यू चार्ज मतलब 10 प्लस चार्ज देना है, तो एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, रिपल्शन तो होगी होगी। यस सर, ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या चार्ज कंडक्टर, कुछ भी, कितनी होगी? तो इसको हम आइसोलेटेड की बात हो रही है, ठीक है। अभी तो खैर वही कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूले बाद में भी निकलेंगे दोबारा। तो स्मॉल वर्क डन in giving a small charge to the conductor is given by dW is equal to,
हमारे पास फॉर्मूला होता है ना W इज इक्वल टू QV, यस सर। यस सर। है ना। तो W इज इक्वल टू QV मतलब DW इज इक्वल टू VDQ हम बोल सकते हैं। छोटा चार्ज देने के लिए जो वर्क डन किया हमने वो था EDQ। अब पूरा वर्क डन करने के लिए क्या करेंगे हम, फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। right, therefore the total work done is given by W is equal to integration of dW is equal to integration of VDQ। अब V जो है वो कांस्टेंट तो है नहीं जिसको बाहर निकाल लेंगे हम। V तो वेरी कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है V? चार्ज पे। यस सर। ऊपर देखा ना हमने, V जो है किस पे डिपेंड करता है, किधर गया ये रहा, किस पे डिपेंड करता है V? चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज। हाँ, तो V की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, Q by C। V is equal to Q by C, तो वही निकला ना एक्चुअली, इंटीग्रेशन ऑफ Q by C dQ। चार्ज हमें देना है 0 चार्ज था पहले अनचार्ज था वो कंडक्टर, अभी उसको फुल चार्ज देना है, लेट्स से Q, ठीक है, 0 से Q चार्ज तक उसको लेके जाना है 1 by C। C तो कांस्टेंट है, एक कैपेसिटर का C तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो तो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी है उसकी, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ Q की इंटीग्रेशन क्या होगी, Q square by 2। Q square by 2, राइट, सुपर मेडिकल। सर Q square by 2, ये तो फिजिक्स में भी किया था। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, 0 से लेके Q तक। तो देयरफॉर मेरे पास वर्क डन कितना आ गया, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ मतलब Q square by 2C। ठीक है, अब इसके ना 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो Q square by 2C हो गया, अगर मैं Q की जगह C भी डाल दूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C square V square upon 2 CV square by 2 square by 2। हाँ, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, ये बन गया। यस सर। हाँ हाफ MV स्क्वायर जैसा बन गया ना कुछ, तो हाफ CV स्क्वायर बन गया, या हाफ क्या, हाफ वाले फॉर्मूले से आज ज्यादा रह जाते हैं ना एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के। हाँ हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और एक और बन गया, अगर मैं फॉर्मूला सपोज ये यूज करूं, हाफ इंटू CV स्क्वायर को मतलब V को तोड़ देते हैं, CV इंटू V, व्हाट इज CV, Q, तो हाफ QV। ये 3 फॉर्मूले बन गए, जिनमें से 2 फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, ये Q square by 2C और हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले ज्यादा यूज है, तो इन दोनों को हम डब्बे में डाल देंगे। देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर by 2C, या हाफ QV, मतलब वो भी चलो लिख लो, बट यूज हमारे ये वाले होंगे ज्यादातर, तीसरा तो निकाल ही सकते हो अगर जरूरत पड़ गई। सर ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में चिपके होने चाहिए अच्छे से। हाँ जी बोलो। सर वो कैपेसिटेंस को आपने कांस्टेंट इसलिए लिया है कि वो चेंज नहीं होता कांस्टेंट की हाँ वैल्यू? वो चेंज ऐसे नहीं ना होती, वो तो डिपेंड करती है कि साइज क्या है उसका या कंस्ट्रक्शन क्या है बस। रेजिस्टेंस की तरह है क्या? हाँ जी, सर रेजिस्टेंस की तरह है मतलब थोड़ा। हाँ उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा, एक बार जो बना दिया उसको बना दिया मतलब फिर चेंज नहीं होगा, उस पे चार्ज कितना है उस पे डिपेंड नहीं करती, पॉइंट लिख लो चाहे। कैपेसिटेंस चाहे फैक्टर जहां पे लिखा था ना डिपेंड किस पे करती है, उसी में ही लिख लो चाहे जिस पे डिपेंड नहीं करती। चलो यहाँ लिख लो मर्जी है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर does not depend on एक तो मतलब उसके चार्ज ऑन द कंडक्टर उस पर डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, मतलब पोटेंशियल और चार्ज आपस में डिपेंड करते हैं। अरे ये बात समझ पा रहे हो, Q इज इक्वल टू CV है,
तो v बढ़ेगा तो q बढ़ेगा, या q बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, अब v बढ़ा तो i बढ़ गया, r तो उतना ही रहता है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी ये है, अगर q बढ़ेगा तो v बढ़ जाएगा, c उतना ही रहेगा। तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, तो इन पे डिपेंड जो है वो नहीं करती। अब हमने ऊपर जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हमने आइसोलेटेड के लिए निकाला था, मतलब Q का फॉर्मूला हमने लिखा था, Q इज इक्वल टू CV, है ना? और V का फॉर्मूला हमें पता है ना, अगर स्फीयर की बात करूं मैं, ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्फीयर के लिए लगता है। Q इज इक्वल टू CV किसके लिए लगता है? किसी भी कंडक्टर के लिए। किसी के लिए भी लग जाएगा। Q इज इक्वल टू CV जो है हर एक के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अब अगर हम स्पेसिफिकली एक स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। चलो, तो नेक्स्ट इसमें बनाओ कैपेसिटेंस ऑफ अभी आइसोलेटेड ही चल रहा है, ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। दूसरा कंडक्टर एक आइसोलेटेड के पास हम लेके आएंगे, अभी फिलहाल के लिए हम आइसोलेटेड पे काम कर रहे हैं। जब हम पास लेके आएंगे तो देखेंगे कैपेसिटेंस बढ़ गई उसकी। हाँ भाई उदय, कहाँ पे? डन, ओके। तो एक फोटो बना लो इधर, इस पे मान लो चार्ज है टोटल Q, इसका पोटेंशियल है V, और इसका जो रेडियस है वो है लेट्स से कैपिटल R, ठीक है? तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, एंड V ऑफ स्फेरिकल, फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर के V का? KQ/R. यस, इज V is equal to KQ/R। Therefore, कौन सा R यूज करेंगे इधर, छोटा R बड़ा R, कौन सा? बड़ा यार। हम E of a spherical conductor on the surface की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। Therefore, Q is equal to C, V की वैल्यू डाल देंगे Q KQ/R। Therefore, C की वैल्यू क्या आ गई, R/K, और K की वैल्यू डाल देते हैं। Therefore, C is equal to K क्या होता है, 1/4πε0। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4πε0R। सर इस फॉर्मूला का मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रही है, एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट। वो तो चलो वैक्यूम में, मतलब अर्थ का तुम निकाल ही सकते हैं, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम में तो पता ही है। हाँ, अर्थ की कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। 4πε0 मतलब अर्थ के आसपास एयर मान लो, एयर का ε0 तो पता ही है हमें, है ना? तो धरती का रेडियस डालो, धरती की कैपेसिटेंस आ जाएगी। यस। और देखो मतलब धरती की कैपेसिटेंस देखो कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की
नहीं मतलब नहीं, एप्सिलॉन नॉट की K साइड की। आती है 9 4 पाई into 10 एप्सिलॉन नॉट raised to डाल power देते हैं ना 9. सीधे। 9 into 10 power 9। हाँ वो किसकी होती है? वो की तो होती के है की होती है, सर। लेकिन वो 1 K से की डिवाइड होती नहीं है। चलता। ये 1 बाई कौन हो जाएगा अच्छा ये? वो 1 by K की होती है। 1 हाँ, by होती है। 1 बाई के है ना, तो उल्टा कर देने का बस फिर। हाँ उल्टा कर देने का। 8.85 1 upon आ जाएगा। अरे ठीक है, तो उससे धरती की निकाल लो बस। ठीक है, ऐसे मतलब किसी भी स्फीयर की हम निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, यहां से हमें दो चीजें पता लगी कि एक तो कैपेसिटेंस दिख रहा है अपने को, साइज पे डिपेंड कर रही है, यहां से पता लग गया ना अपने को। यस सर। यस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R बढ़ेगा तो C, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये बढ़ेगा। तो जो हमने दो फैक्टर लिखे थे, किधर गया वो, ये रहा। एक तो साइज पे हमें पता लग गया कि अगर साइज बढ़ा, R बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। दूसरी चीज, दूसरा जो फैक्टर लिखा था हमने, किधर गया, सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम क्या वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट होता है? यस। नो कौन बोला? यस सर ही बोला, शायद नो तो कोई नहीं बोला। यस यस ही बोले सारे। अच्छा, पता नहीं, कान बज रहे हैं मेरे। तो इधर आप बोल रहे हो ना। तो क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ सराउंडिंग मीडियम का जो प्रॉपर्टी है वो अपने को इससे पता लगती है एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट जो हम लेते हैं, वन, ये जो के की वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब किसकी बात हो रही है? हवा की, एयर की या वैक्यूम की? आइडियली तो वैक्यूम है, लेकिन हवा भी जो है वो वैक्यूम जैसे ही होता है, तो इसलिए ये हम हवा या फिर वैक्यूम के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं फॉर वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। बट अगर इस गोले को हम पानी में डाल दें तो सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया। सराउंडिंग चेंज हो जाएगी। हाँ, तो सराउंडिंग अगर चेंज हो गई तो इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आएगा। अरे यहाँ के नहीं। यस सर। यस यस। ठीक है, तो सराउंडिंग मीडियम वाला भी पता लग गया अपने को कि उस पे डिपेंड करते हैं। करता है, राइट। ठीक है जी, तो सराउंडिंग मीडियम का पता लग गया अपने को, साइज का पता लग गया, दोनों चीजें अपने को यहाँ पे पता लग गई हैं। ठीक है, जो तीसरा फैक्टर है वो हम कल आ जाएगी उसकी बारी, कल बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स, स्टार पॉइंट। नंबर 1, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। स्टार पॉइंट पहला, C is directly proportional to R, that is C depends on size. C depends on, अरे यार इसको, size of the conductor as R increases, C also increases. दूसरा फैक्टर, C depends on the, इसको इसका इंग्लिश वर्ड था एक एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी यस, ऑफ मीडियम। डिपेंड्स ऑन दी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट। ठीक है, तो दैट इज, किधर गया पॉइंटर, दैट इज इफ conductor is surrounded by some medium of एक नया टर्म, इधर नई टर्म है तो अगली लाइन में लिख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सब मीडियम है ना? हाँ जी,
That is if conductor is surrounded by some medium of हम मीडियम है, हाँ ये मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब ये K को ना इस K से मत उलझा देना, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दोनों का सिंबल सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी K है और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले का भी K है, बट दीज टू K's आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों को ही कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी कांट हेल्प इट, राइट। तो यू हैव टू टेक केयर कि ये K कौन सा यूज हो रहा है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, दैट इज इफ अ कंडक्टर इज सराउंडेड बाय सम मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, then capacitance would be C medium, C in the medium would be 4 pi epsilon r, or where epsilon is K times epsilon naught। ये K और ये K मतलब ये वाला, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K। सर। So that is, हाँ जी बोलो। तो ये हमने R upon K वाला फॉर्मूला किया, इसमें तो K दूसरा था ना 9 × 10⁹ वाला। हाँ, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू, इसलिए K की फॉर्म में मत याद रखना, इसको K की फॉर्म में नहीं याद रखना आपको, इसलिए मैंने उसको डब्बे में डाला ही नहीं, डब्बे में इसको डाला है। हमें फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, नहीं तो उलझ जाओगे, फायदा कुछ नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे क्या हो रहा है। तो सी मीडियम जो है इसको हम याद रखेंगे ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C in medium and C in vacuum is equal to 4 pi epsilon naught R। ठीक है, और K की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है, तो इसलिए मीडियम में बढ़ गया C की वैल्यू। यस सर, ठीक है, बट K की वैल्यू जो है is greater than 1, therefore C medium will be greater than C vacuum। अरे हाँ के ना, हाँ तो साइज से बढ़ गया और उसके आसपास जो है अगर मीडियम चेंज कर देते हैं तो उससे बढ़ गया, तो दोनों फैक्टर्स जो हैं उन पे जो है कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग? सर यस हाँ जी बोलो। सर K हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा? हाँ मिनिमम मतलब इसका होता है ना, हवा का, वैक्यूम का 1 होता है। मतलब अच्छा, सबसे कम वैक्यूम का ही होता है। 1। ओके सर। ठीक है, चलो धरती का निकालोगे कैपेसिटेंस? चलो निकालो धरती का। फाइंड द क्वेश्चन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ धरती। निकाल लिए सर। निकाल ले, भेज दो फिर। अच्छा माइक्रोफैरड में आंसर भेजना सबने। सेंड मी द आंसर इन माइक्रोफैरड एवरीवन। ठीक है गुरकरमन, तुम्हारा आंसर निकाल के बैठी थी पहले। कुशल ठीक है, मिलन, दीप्ति ठीक है, सीमा ठीक है, प्रभनु ठीक है, गौरी ठीक है, जिया ठीक है,
श्रेया ठीक है, कुशल गर्ग नहीं, पॉइंटों का गड़बड़ है तुम्हारा और मिलन। हाँ मिलन अब ठीक है, सिमरन ठीक है। ठीक है, C is 4 pi epsilon naught R। 4 pi epsilon naught R की वैल्यू ना, 4 pi epsilon की वैल्यू क्या होती है? 1/9 into 10 raised to power 9. 1/9 into 10 power 9। और R की वैल्यू कितनी है धरती की? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, राइट। तो 64 into 10 raised to power 5 मीटर, ऐसी होगा। यस। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 711.11 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है ये। कम नहीं है सर आपने माइक्रो कहाँ बनाया अभी? पिछली ना? साइड, लेफ्ट साइड में माइक्रो तो नहीं हुआ अभी, आपने डिवाइड ही नहीं करा। माइक्रो तो हुआ ही नहीं अभी। हाँ ये हो गया। ये तो फैरेड में नहीं आया, लेफ्ट साइड 0.7 आ रहा है। हाँ अभी आपने मल्टीप्लाई। क्या सर अरे मिलन क्या हो गया मिलन? लेफ्ट साइड में जो अच्छा आपने वैल्यूज पुट करी हैं वो अच्छा, तो नॉर्मल है ना, हाँ नॉर्मल है तो फैरेड क्या में हुआ? नहीं। ठीक है मैंने, अरे यार अच्छा मिलन अब तुम ऐसी बातें करती ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई। ठीक है, आपने कर दिया उसके, मतलब आपने इंटरनली कर दिया बिना हाँ। दिखाए, बस ठीक है फिर, सॉरी। ये वैसे ज्यादा है, ये तो कम नहीं है, 700 ही तो है, हम वो भी माइक्रो में। हाँ बहुत ज्यादा है ये तो एक्चुअली में। 1 फराड तो मतलब हम कैसे कंपेयर करें, आप बता दो। तुम ऐसे, हम कंपैरिजन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बट यू कैन जस्ट कंपेयर कि धरती का साइज देखो, और धरती ये देखो कि कितना चार्ज ले सकती है। हाँ क्या? तो मतलब उस हिसाब से अगर धरती इतना चार्ज ले सकती है, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटेंस देखो कितनी है, तो मतलब ज्यादा है ये। तो जो अपने उसमें लगे होते हैं वो तो छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, मतलब 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड ऐसे। ठीक है, तो उनमें उनसे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ठीक है। ज्यादा है। चलो अगला सवाल करेंगे। ओप्स सॉरी। किसी ने देखा तो नहीं था आंसर? एनर्जी मुझे आंसर तुम लोग मिली जूल में देना, पोटेंशियल को वोल्ट में। ठीक है, मिली जूल एंड वोल्ट, साथ में यूनिट भेजने की जरूरत नहीं है, नंबर्स भेज देना बस। सब मिली जुल में देने यार, बहुत ज्यादा छोटी नहीं आ रही है वैल्यू, क्या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं आ रही। ज्यादा छोटी? मिली जूल में देखो कितने को आ रही है। इतनी छोटी है?
सर जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें स्टैंडर्ड यूनिट तो जूल होगी ना एनर्जी की। बिल्कुल। अरे तुम लोग यूनिट में कब से कंफ्यूज होने लग गए? नहीं सर पहले वो कंफ्यूज हो गई मिलन। सॉरी सर, मैंने सॉरी बोल तो दिया। अरे सॉरी वाली बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूज ऐसा ही है। फालतू में हो गई। अरे इतनी छोटी वैल्यू है क्या? आंसर गलत है इसमें। मिली में तो छोटी आ रही है सर वैल्यू। हाँ सर मिली में बहुत छोटी आ रही है। सर आप आर बता दो क्या हाँ नहीं। सर फाइल बता दो। नहीं मिलो में मत भेजो यार, फिर तुम लोग माइक्रो में भेज दो। माइक्रो में भेज दे। हाँ माइक्रो में भेज दो, मिली में छोटी आ रही है। ठीक है, यू आर राइट। माइक्रो में भेजना। अच्छा दोनों माइक्रो में है ना ये? ठीक है ठीक है। वरुण, मिलन नहीं मिलन, पहला गलत है मिलन। गुरुकर्मन ठीक है। अर्शिया ठीक है। जागृति नहीं, पहला गलत है। अनाहित ठीक है। गौरी ठीक है। जिया ठीक है। नहीं जिया वोल्टेज गलत है तुम्हारी। सर ठीक है। सिमरना, मिलन हाँ ठीक है। रिद्धि ठीक है। महक ठीक है। प्रबल ठीक है। निम्रत ठीक है। जागृति ठीक है। जैस्मीन ठीक है। अग्रवाल ठीक है। वोल्टेज तो ठीक है। अग्रवाल नहीं यार, तेरी वो एनर्जी गलत है। श्रेया ठीक है। श्रेया तुम्हारा ठीक था, पहले भी भेजा। जिया रूट, ओह क्या हो गया? रूट किधर से आ गया? सर मेरा तो ये है, रुको मैं चेक करती हूँ। निम्रत ठीक है। प्रभनूर ठीक है। यासिर, यासिर ये क्या 10 - 11 क्या किया तूने? सर 10⁻⁻11। ओह खत्म हो गया। अरे इतनी कम वोल्टेज नहीं भाई। सृष्टि ठीक है। सुरभि ठीक है। देवशी ठीक है। दीक्षा वोल्टेज गलत है। निष्ठा, तुमने दोबारा भेज दो निष्ठा। खुशबीर ठीक है। निष्ठा ठीक है। दिव्यज्योत ठीक है। चलो लेट्स सी। सही है वैसे तो ऑलमोस्ट सबका। यासिर ने क्या किया है? क्या कर दिया यासिर? तो वही फॉर्मूला फॉर्मूला ही लाया है। एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अपने को कैपेसिटर दे रखी है और चार्ज दे रखा है। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q²/2। Q²/2 लगा देते हैं। दोनों वैल्यू दे रखी है अपने को। तो 10 पावर -5 है ये का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, वैसे 1 माइक्रो तो कट ही जाना था। चलो कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं -6 का स्क्वायर। 6 नहीं आएगा कि -6 सर 10⁻⁻6 का स्क्वायर होगा सर क्यू पे। 5 लिखा है। 10 है 1 थोड़ी है 1 माइक्रो थोड़ी दिया है। तो वो तो कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस है ना। कुछ तो 1 है। सर आप हम ओ यार अभी क्या? हाँ सॉरी माय बैड। राइट मैंने इसको कैपेसिटेंस ले लिया। यू आर राइट। आज सारे यूनिट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। आज सारे ही मैंने confuse- वैल्यू गलत दी है। मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी। हाँ मतलब एक तरीके से तो नहीं कैपेसिटेंस की नहीं, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। हाँ। क्या यार हम तो इसको गलती मानेंगे। आज पता नहीं क्या हुआ है ना सबको। ये चार्ज है ठीक है। तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर, 10⁻⁻6 ऐसे ही लिखते हैं। स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं।
तो 2 into 10 into 10 power minus 6। कुछ गड़बड़ तो नहीं की अभी? नहीं अभी कुछ नहीं सर, होप थैंकफुली। ठीक है, तो 0.05 माइक्रो जूल। दूसरा निकालना था अपने को पोटेंशियल, V इज इक्वल टू Q by by C। Q कितना है? 10 raised to power minus 6। और कैपेसिटेंस ये 10 into 10 power minus 6। हाँ तो सही है। 1/10 वोल्ट। ठीक है। चलो हमारे पास अभी है 20 मिनट। ठीक है, चलो अगला हम टॉपिक कर सकते हैं। इसमें ना अभी आइसोलेटेड कंडक्टर्स अगर मेरे पास दो हैं, एक है उस पर कुछ चार्ज है, कुछ उसकी वोल्टेज है, कुछ उसकी कैपेसिटेंस है, ऐसे ही एक दूसरा है उसकी कुछ अपनी वोल्टेज, चार्ज और कैपेसिटेंस है। अगर मैंने क्या किया, उन दोनों को जोड़ दिया, मेरे पास क्या था, दो आइसोलेटेड कैपेसिटर्स हैं, 1 2, उन दोनों के बीच में तार लगा दी, उनको कनेक्ट कर दिया किसी तरह से, राइट? तो क्या होगा, इस पे चार्ज Q1 था, C1 V1, इस पे Q2 V2 C2, और दोनों को अगर मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होने वाला है अभी? चार्ज मूव करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहां से कहां? जिस पे चार्ज ज्यादा है उससे जिस पे चार्ज कम है, ऐसा ना, इस पे पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा। किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल till the potential is equal. Potential is equal. right, till the potential becomes same, potential difference दोनों में क्या हो जाए? Zero. लो, राइट? तो अगला टॉपिक बनाएंगे हम शेयरिंग ऑफ चार्जेस by connecting two isolated conductors by wire। उनको पास नहीं लेके आना, तार से जोड़ेंगे। पास क्यों नहीं लेके आ रहे हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अगर पास लेके आएंगे तो चार्जेस जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे मतलब एक दूसरे की कारण इंडक्शन नहीं करानी, नहीं तो इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, हमें वो नहीं करना। तो अब क्या था, दो फोटो बना लेते हैं। मान लो इनिशियली कुछ एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, ये दोनों अनकनेक्टेड है, अभी फिलहाल दूर दूर है, मान लो दूर दूर है, दिख रहे हैं दूसरे पास पास, लेकिन मान लो दूर दूर है। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इस पे चार्ज मान लेते हैं लेट्स से Q1 और पोटेंशियल हो गया V1। इसकी कैपेसिटेंस है C2, इस पे चार्ज मान लेते हैं लेट्स से Q2, इसकी पोटेंशियल है लेट्स से V2, राइट? अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे जब इनको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट, तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी। सेम रहेगी, बिल्कुल सही बात है। नई कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगी यार, कैपेसिटेंस थोड़ी डिपेंड करती है चार्ज पे। अरे हाँ के ना? Yes sir. Yes. कैपेसिटेंस विल बी सेम, C1 एंड C2। नया चार्ज डिफरेंट होगा। Yes. मान लो इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि कुछ चार्ज एक से दूसरे में फ्लो कर गया। अरे हाँ के ना? यस। और वोल्टेज, पोटेंशियल Same. दोनों पे सेम, मतलब V1 और V2। अरे मतलब समझ गया, VV दोनों पर। अरे ठीक है, समझ गया मैं, भावना समझ गया। दोनों पे क्या रहेंगी, दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ के ना? Yes. यस यस सर। ये कंडीशन रहेगी दोनों पे।
यस सर। जी फोटो बना लो ये, फिर आगे लिखते हैं हमें कैसे करना है। बन गई? नहीं सर। पॉइंट लिख लेना है, द चार्ज flows from one conductor to the other till the in fact इसको ऐसा लिख देते हैं, मिटा दूं? यस सर, अभी लिखा ही नहीं। लिखा नहीं? कईयों ने नहीं लिखा, मैंने लिख लिया। सर कईयों ने लिख लिया था। फॉर्म तक ही दिखा दो सर। ठीक है, मैंने ऐसे लिखना था, हाई पोटेंशियल टू। कोई ना, हम थोड़ा क्या कर लेंगे, ऑल्टर कर लेंगे। हाँ कर लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्टर till the potential of both the conductors become equal. ठीक है। ये तो है पॉजिटिव। देखो तुम लोग को याद है एक बार हमने डिस्कस किया था कि हाई पोटेंशियल टू लो, क्या हमेशा चार्ज जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन उल्टा। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो लो से लो टू हाई जाते हैं ना, वो तुम लोग को पता है। लिखना लिख लो, यहाँ पे चाहे लिखना लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट द नेगेटिव चार्ज flows from सर नेगेटिव चार्ज मतलब electrons। ओके, मतलब ठीक है सर। potential to the actually बात एक ही है, चाहे पॉजिटिव चार्ज इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव। अगर ए से बी इलेक्ट्रॉन गया, ए से बी नेगेटिव गया है, तो बी से ए पॉजिटिव आया, बात तो एक ही है। लो पोटेंशियल टू दी हाई पोटेंशियल, बाकी लाइन तो सेम ही है, कंडक्टर टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू कंडक्टर्स बिकम इक्वल, वो बात तो सेम है, कॉमन सेंस है। अच्छा, अब हमें ये सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आपसे पूछा क्या जाएगा इन क्वेश्चंस में? आपसे पूछा जाएगा भाई अपने पास दो कंडक्टर्स हैं, उनकी स्थिति जो है इनिशियली ऐसी है, जिसका C1 Q1 V1 है, C2 Q2 V2 है, ये उनकी इनिशियल स्थिति है, उनको कनेक्ट कर दिया, तो बताओ फाइनल वोल्टेज क्या होगी और फाइनल चार्जेस क्या होंगे, ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, मतलब बेसिकली आपसे पूछा जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश निकालना और कॉमन वोल्टेज, इसको कॉमन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन वोल्टेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों पे वोल्टेज जो है वो क्या है? सेम, इक्वल, कॉमन है, राइट, इक्वल है, इसलिए इसको कॉमन वोल्टेज बोल देते हैं। तो कॉमन वोल्टेज फाइंड करने को बोलता है और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने को बोलता है। तो कैसे करेंगे? एक तो क्या मैं इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? यस सर। टोटल इनिशियल चार्ज दिख रहा है कितना है? कितना है? यस सर। Q1 plus Q2। Q1 plus Q2। और फाइनल टोटल चार्ज कितना है? Q1 dash 1 dash plus Q2 dash। Q1 dash plus Q2 dash, राइट। एक तो ये लगाऊंगा हम लगाएंगे क्या? Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन मेरे को जो मदद करेगी वो है अपनी वो वाली,
पोटेंशियल वाली, पोटेंशियल दोनों पे सेम रहेगा, पोटेंशियल दोनों पे सेम रहेगा मतलब V जो है इट इज इक्वल टू Q1 डैश बाय C एंड विच इज इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। क्या ये भी सेम है? हाँ के ना? Yes, sir. तो ये दो इक्वेशन हम लगाने वाले हैं, चलो लगाते हैं। अगला जो है स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टेप्स टू सॉल्व। तो पहला हम लगाएंगे चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्वेशन। मतलब Q1 जो है चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल टोटल। Therefore Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash। एक इक्वेशन तो ये बनानी है अपने को, ठीक है। फाइनली जो फॉर्मूले आएंगे रट्टा मत मारना यार उनको, है ना, फालतू में एक और दो और फॉर्मूले याद रखोगे तो कंजर्वेशन ही लगा लिया करो, बेसिक्स याद हो। थोड़ा सा ऊपर करना, क्या रह गया? स्क्रीनशॉट लेने से और ऊपर कर दो थोड़ा। बस कहाँ घूम रही थी? हो गया? ठीक है, यस ठीक है। और दूसरी हम चीज लगाएंगे पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, फाइनल पोटेंशियल इज सेम ऑन बोथ, दैट इज V जो है दैट इज इक्वल टू Q1 डैश बाय C1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। ठीक है, तो इससे मेरे पास कॉमन वोल्टेज तो आएगी। देखो कैसे आएगी कॉमन वोल्टेज, टोटल ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लगा रहा हूँ, ये दो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास क्या है Q1 प्लस Q2, ये तो जो दे रखे हैं गिवन इंफॉर्मेशन है इधर वाली, तो इज इक्वल टू, क्या मैं Q1 डैश को लिख सकता हूँ C1V Yes, sir. यस सर। और Q2 डैश को लिख सकता हूँ C2V। Yes, sir. तो देयरफॉर मेरे पास जो कॉमन वोल्टेज है या कॉमन पोटेंशियल बोल लो उसको, पोटेंशियल ये अच्छा वर्ड है, कॉमन पोटेंशियल है V, वो आ गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कॉमन निकाल लिया इधर, Yes, sir. ऐसे निकाल दिया इसको कॉमन, तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आ गया, तो कुछ नहीं करना है, निकल गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब कॉमन पोटेंशियल जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे निकालना है Q1 डैश और Q2 डैश, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को यूज करना है ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, मेथड देख लो कैसे कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, क्या बोल सकता हूँ Q1 डैश इज इक्वल टू, मतलब C1V है ना, तो V की वैल्यू ये पड़ी ऊपर, तो ये आ गया मेरे पास C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 एंड Q2 डैश जो है वो है C2V इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 टू Q1 प्लस Q2। ठीक लिखा है, बस तो रट्टा मत मारना यार, फॉर्मूले को याद मत करना है, याद कर सकते हो तो कर लो, मर्जी है तुम्हारी, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट के सॉल्व ही कर लो उस टाइम पे। कंसेप्ट याद रखोगे तो अच्छी बात है।
यहां तक कोई कंसेप्ट में डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमें ना इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? जब दो कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर्स को मैं तार से जोड़ूंगा तो क्या बहेगा? क्या बहा एक से दूसरी साइड में? चार्ज। चार्ज। चार्ज ने बहना शुरू किया। अगर चार्ज बहेगा तो करंट बहेगा, मतलब वही बात ही एक ही है। तो अगर करंट फ्लो हुआ तो क्या वहां पे कोई हीट प्रोड्यूस होगी? यस यस सर। यस सर। सिर्फ हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पे हीट लॉस हुआ है तो टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी में अंतर होगा? यस सर। हाँ होना। यस सर। बिल्कुल यस सर। ऑब्वियसली बाद वाली कम होगी। यस ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कितना हीट लॉस हो गया, या अगर इनिशियल एनर्जी दे रखी है तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या हीट लॉस बता दो कितना होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट, वो अपने को याद रखना है। ये फॉर्मूले जो हमने अभी अभी निकाले, आई डोंट रिकमेंड दीस टू रिमेंबर, बट जो हीट लॉस का फॉर्मूला आएगा वो हमें याद रखना है। और हीट लॉस का क्या फॉर्मूला है वो तुम लोग डिराइव करोगे अभी। इसमें लिखो to find the heat loss during the charge redistribution। अच्छा, इसमें ना डब्बे में तुम लोग ये डाल लेना जो हमने कंसेप्ट सीखा है। एक तो ये डाल लो डब्बे में, मतलब बेसिकली यही है इंपॉर्टेंट। तो बाकी फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, उसको चाहे डालो ना डालो। चलो अब तुम लोग लगाओ दिमाग कि हम हीट लॉस जो है वो कैसे निकाल लेंगे। हाउ टू फाइंड द हीट लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, बताओ भाई। सर फाइनल एनर्जी मतलब हाँ जी, डेल्टा एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी। डेल्टा एनर्जी नहीं, हम परसेंटेज चेंज नहीं निकाल रहे, बस डेल्टा एनर्जी निकालनी है अपने को। ओके सर। ठीक है, डिवाइड बाय इनिशियल नहीं करनी, हमें डेल्टा एनर्जी ही निकालनी है। राइट, तो यार राइट, एक्चुअली हमें सिर्फ क्या करना है, डेल्टा एनर्जी निकालनी है। तो डेल्टा जो हीट लॉस है बेसिकली दैट इज डेल्टा यू, दैट इज यू इनिशियल टोटल माइनस यू फाइनल टोटल, ये करना है। तो इनिशियल माइनस फाइनल यू को करें, फाइनल माइनस इनिशियल से नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि फाइनल कम है तो हमने इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया। तो इन दोनों को माइनस करना है। तो इनिशियल कितना है? हाफ CV स्क्वायर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्या यही है इनिशियल एनर्जी? यस सर। यस। ठीक है, तो ये तो हो गई इनिशियल।
माइनस फाइनल क्या है, हाफ C1 V स्क्वायर माइनस मतलब प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्या यही है फाइनल एनर्जी? सर हम Yes, sir. डायरेक्ट C1 plus C2 कॉमन क्यों नहीं ले रहे, वो कह रही है। यार ले लेंगे, अभी पहले समझ तो लो कैसे लिखा है, लेंगे अभी फिलहाल तो अभी फाइनल एक छोटा फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉमन नहीं कह रही सर, हाँ अच्छा, लाइक जो फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर है ना, हम C की जगह C1 plus C2 और V की जगह जो हमने पीछे V का फॉर्मूला किया है वो क्यों नहीं ले रहे डायरेक्टली? हमारे पास दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, ठीक है, इसकी वोल्टेज V1 है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका V2 है। हम हाफ C1 plus C2 इनटू आगे वोल्टेज क्या मतलब वो तुकनी बना, क्या तुकनी ना बना, ये तो इसकी एनर्जी अलग निकाल लेंगे, इसकी एनर्जी अलग निकाल लेंगे। अब दोनों की अगर हमें चाहिए, ठीक है, टोटल एनर्जी चाहिए दोनों की, तो हम दोनों की एनर्जी में कैपेसिटर ऐड थोड़ी कर देंगे। ओके सर, जी यस सर, हाँ, तो दोनों की एनर्जी जो है अलग अलग निकलेगी क्योंकि C और V जो है वो अलग है। ओके सर, ठीक है, अब तुम लोगों को इसको जो है वो सॉल्व करना है, इसका एक छोटा फॉर्मूला निकालना है जिसमें कॉमन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, ये V नहीं होना चाहिए। Eliminate this V and find this formula in the form of V1 V2 C1 C2, V1 V2 C1 C2। ठीक है, ये जो V का फॉर्मूला है वो ये डाल देंगे। अच्छा, इसको तुम लोग, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q1 की वैल्यू जो होती है दैट इज C1 V1 यस सर। यस प्लस Q2 इज C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C1 C2। प्लस C2। ये भी है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। एक्चुअली कई बार चार्ज नहीं दिया होता, इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल मतलब इनिशियल वोल्टेज और कैपेसिटेंस दे रखी होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिख लो इसको, C1 V1 plus C2 V2। नाउ यूज दिस थर्ड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल हियर एंड फाइंड द डेल्टा U। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने इसका एक एक्सप्रेशन बना के लाना है, छोटू सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो बना के आप लोग कल बताओगे, ठीक है। वो फाइनल हम एक्सप्रेशन याद करेंगे और इसके कुछ सवाल जो है हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। ओके।